अस्सलाम वालेकुम। फेडरल स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर टीचर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर की पोस्ट की तैयारी के लिए ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेट्स हैव अ स्टार्ट। अगर हम इंग्लिश पोर्शन की बात करें तो मैंने आज के लेक्चर में कुछ इडियम्स शामिल किए हैं। इंग्लिश पोर्शन की अगर हम बात करें तो कुछ इडियम्स जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो सीनियर टीचर के पेपर के अंदर आ सकते हैं। पहला इडियम है एशिल्स हील। एशिल बेसिकली एक ग्रीक कैरेक्टर है। ये एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसकी हील में अगर आपको तीर मारते थे या हमला करते थे या उसको जख्मी करते थे तो वो गिर पड़ता था, या वो जख्मी होता था, या वो उसको आप आ, गिरा सकते थे या मुसख्खर कर सकते थे। अदरवाइज उसकी और कोई कमज़ोरी नहीं थी। तो एशियस हील का मतलब है किसी शख्स के कैरेक्टर के अंदर कोई कमज़ोरी, यानी किसी के कैरेक्टर के अंदर या किसी के हालात के अंदर कोई वीक पॉइंट या वीक स्पॉट। सेंटेंस बनाते हैं ताकि इसका मतलब क्लियर हो जाए। द अनस्टेबल सिचुएशन इन ईरान इज पाकिस्तान एशिल्स हील। कि ईरान के अंदर जो अनस्टेबल सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए एशिल्स हील है। कि ईरान के अंदर जो अनस्टेबल सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए कमजोरी है। दूसरा इडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। ही इज़ डिग्निफाइड, कि वो बड़ा काबिल एहतराम है, मोअज़्ज़ज़ है, एंड अबव बोर्ड, और वो बड़ा ऑनेस्ट है। तीसरा इडियम है अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें या बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम इज़ द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। कि जितने भी इंसानी हकूक़ हैं उसमें जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो क्या है? तमाम इंसानी हकूक़ की अगर बात की जाए तो उसमें से जो फ्रीडम है वो क्या है? अल्फ़ा एंड ओमेगा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा इडियम है एट एन आर्म्स लेंथ। एक आर्म की लेंथ के ऊपर रखना, इसका मतलब है अवॉइड करना। आई नो लॉन्गर ट्रस्ट यू, मैं आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं करता। एंड आई कीप यू एट माई आर्म्स लेंथ, और मैं आपको एक मतलब एक बाजू के फासले पे रखता हूँ, जिन्हें फासले पे रखता हूँ, जिन्हें मैं आपसे अवॉइड करता हूँ। और लास्ट इडियम है अ ब्रेजन फेस्ड पर्सन। अब ब्रेजन फेस पर्सन वो बंदा होता है जो इम्पुडेंट हो। इम्पुडेंट का मतलब होता है जो इतना आप कह सकते हैं डेयरिंग हो, इतना आउटस्पोकन हो कि जो किसी की रिस्पेक्ट का ख्याल ना रखता हो, उसको हम कहते हैं इम्पुडेंट पर्सन। द ओल्ड मैन हैज़ बिकम अ ब्रेजन फेस्ड पर्सन। यानी ऐसा बंदा इम्पुडेंट वो होता है जो शेमलेस पर्सन हो, जो बिल्कुल कोई लिहाज ना करता हो, बेशरम किस्म का हो, बद लिहाज हो, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में अ ब्रेजन फेस्ड पर्सन। यानी इम्पुडेंट भी इसका एक सिनोनिम है या मतलब है। तो जो बूढ़ा आदमी है वो बिल्कुल एक बेशरम या बद लिहाज या बद सलीका या आप इम्पुडेंट पर्सन बन चुके हैं, एट अब्रेजन फेस पर्सन बन चुके हैं। तो ये तो इंग्लिश का पोर्शन हुआ। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल पोर्शन की। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेशन की फील्ड के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। 100 बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करूंगा। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। अगर हम बात करें फाउंडेशंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन की तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे स्पेशल एजुकेशन क्या है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर जी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे लर्नर्स जो डिसेबिलिटीज़ के हों, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशल पर्सनस हों या जिनकी स्पेशल नीड्स हों, उनके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्पेशल एजुकेशन। की ख़ास किस्म की स्पेशल किस्म की उनको इंस्ट्रक्शन या तालीम देना। किन लोगों को? लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ को या स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स को, उसको स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ब्रेल टेक्स्ट बुक्स दी जाती हैं। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट अमेरिका के अंदर सैम्यूल ग्रिटले हॉवे ने दिया था। अमेरिका के अंदर स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कोई लिमिटेशन या कोई फिजिकल या मेंटल फंक्शनिंग, यानी फिजिकल या मेंटल फंक्शनिंग के अंदर कोई लिमिटेशन। कि जो इंसान को जिस्मानी तौर पर काम करता है या दिमागी तौर पे जो फंक्शन करता है उसके अंदर कोई लिमिटेशन को हम कहते हैं, कोई महदूद, कोई रिस्ट्रिक्शन को, कॉन्स्टेंट्स को, उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। मिसाल के तौर पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर आप सुन नहीं सकते, कोई समाज से मुतासर हैं आप, जिससे आपको कम्युनिकेशन में इशू आएगा, क्योंकि आप जब सुनेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज एक्चुअली डिसेबिलिटी। इसी तरह विजुअल इम्पेयरमेंट भी डिसेबिलिटी है।
फिजिकली हैंडीकैप्ड होना भी डिसेबिलिटी है। इस तरह अगर हम बात करें, इम्पेयरमेंट क्या होती है? इम्पेयरमेंट होती है कोई फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन का लॉस हो जाना। यानी जो हम अपनी बॉडी से जो फिजियोलॉजिकल काम करते हैं या जो साइकोलॉजिकल काम करते हैं, उसका लॉस हो जाना, उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। मिसाल के तौर पे, अगर ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाए तो हम देख नहीं पाएंगे, यानी कि ब्लाइंडनेस हमें हो जाएगी। तो ब्लाइंडनेस क्या है? बेसिकली डिसेबिलिटी है। लेकिन उससे पहले इंपेयरमेंट क्या है? उससे पहले इंपेयरमेंट ये है कि हमारी ऑप्टिक नर्व जो है, जो आंख के अंदर के पीछे होती है, वो डैमेज हो गई है। तो ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना एक इंपेयरमेंट है, जो बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम उससे परफॉर्म करना था, हमने हमने देखना था। तो ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना बेसिकली इंपेयरमेंट है। उसके नतीजे में क्या हुआ? ब्लाइंडनेस हुई, जो कि एक डिसेबिलिटी है। तो इंपेयरमेंट कॉज होता है, उसके उसका जो रिजल्ट होता है वो डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हैंडीकैप। जब इंपेयरमेंट ऐसी हो जिससे हमें सोशल डिसएडवांटेज हो, माशरे के अंदर हमें डिसएडवांटेज हो, तो उसको हम कहते हैं, वो इंपेयरमेंट फिर हैंडीकैप बन जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि अगर ऑप्टिक नर्व जो इंसान की है वो डैमेज हो जाए तो ये इंपेयरमेंट है। उसके बदले में क्या होगा? डिसेबिलिटी हो जाएगी, ब्लाइंड हम हो जाएंगे। तो जब ब्लाइंड हो जाएंगे तो हम माशरे में उस तरह नहीं चल पाएंगे, उस तरह भाग भाग के काम नहीं कर पाएंगे जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। तो सोशली तौर पे हमें डिसएडवांटेज होगा। जैसे माशरे में बाकी लोग नॉर्मल लोग होते हैं, उनको एडवांटेजेस होते हैं कि उनकी आंख प्रॉपरली काम कर रही होती है। और अगर कोई बंदा ब्लाइंड है तो उनको सोशल डिसएडवांटेज होगा समाजी तौर पे। तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है? हैंडीकैप है। मिसाल के तौर पे, अगर एक व्हील चेयर जो यूज़र है वो अनेबल है कि वो इस काबिल नहीं होता कि वो स्टेयर पे चढ़ जाए, जो स्टेयर स्टेप स्टेप बाई स्टेप होती हैं, तो इसका मतलब है कि जो एक व्हील चेयर बाउंड पर्सन है, बच्चा है या औरत है या जो भी है, वो हैंडीकैप है कि वो नॉर्मल सोसाइटी से फंक्शन नहीं कर पा रही, उसको सोशल डिसएडवांटेज है कोई। इस तरह एक नेक्स्ट कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेगुलर क्लासरूम में बिठाना। यानी डिसेबल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स को अगर हम एजुकेट करें नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम्स के अंदर, तो हम कहते हैं कि हम उनको सोसाइटी में इंक्लूड कर रहे हैं। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। और इंक्लूसिव एजुकेशन जिस सोसाइटी में होती है वो इंक्लूसिव सोसाइटी बन जाती है। तो इसकी मिसाल देखें कि एक आर्टिस्टिक बच्चे को अब नॉर्मल जो उसके पीयर्स होते हैं उसके साथ बिठा के पढ़ाना, इससे हम कहते हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। और ये यूनेस्को ने प्रमोट किया था इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि आजकल पाकिस्तान में भी प्रमोट हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्शियल प्लेसमेंट करना जनरल क्लासेस के अंदर। ये नहीं है कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो हर वक्त ही जनरल क्लासरूम में बैठ रहे हैं, नहीं। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को जुजवी तौर पे जनरल क्लासरूम में बिठाने को हम कहते हैं मेन स्ट्रीम करना। यानी कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए हम जनरल स्कूल्स में बिठाते हैं, जनरल क्लासेस में बिठाते हैं, ताकि उनको मेन स्ट्रीम किया जा सके। उनको भी जो कौमी धारा है, जो मेन धारा है, मेन स्ट्रीम जो है, उसके अंदर शामिल किया जा सके। आहिस्ता 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 उनको एडजस्ट करवाना, अडेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग। और इंटीग्रेशन एक और कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि स्पेशल और रेगुलर स्टूडेंट्स को कंबाइन करना इन द सेम स्कूल। एक ही स्कूल के अंदर स्पेशल बच्चों को भी और जो रेगुलर बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको कंबाइन करना, हम कहते हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान भी कहते हैं। ये एजुकेशनल नौइयत का एक रिटन प्लान होता है जो हर बच्चे के लिए, हर वो बच्चा जिसकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है उसके लिए इसको टेलर किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है, बनाया जाता है। कोई भी बच्चा जिसकी कोई स्पेशल नीड हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा हो सकता है, ऑटिस्टिक बच्चा हो सकता है, यानी कि आईडी बच्चा हो सकता है, स्लो लर्नर बच्चा हो सकता है। तो कोई भी बच्चा जो कि नीड डिसेबिलिटी के साथ हो, उसके लिए एक रिटन फॉर्म में एजुकेशनल प्लान जो उसकी नीड्स के मुताबिक हो, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड, क्योंकि उस शख्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए होता है एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम। इसकी मिसाल देखें कि अगर कोई डिसलेक्सिया का बच्चा हो तो उसके लिए, अब डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनको रीडिंग के इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए रीडिंग गोल्स पे एक, उस बच्चे के लिए जिसको डिसलेक्सिया हो, जो डिसलेक्सिक बच्चा हो, उसके लिए एक स्पेसिफिकली डिजाइन रिटन जो रीडिंग प्लान होगा, उसको हम कहेंगे ये उसका आईईपी है। और ये डिसेबिलिटीज एजुकेशन जो एक्ट है उसके अंदर जो है
IDEA, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट जो है उसके तहत बेसिकली आइडिया जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट के तहत इस कॉन्सेप्ट को मुतारफ करवाया गया कि हर बच्चे का, हर वो बच्चा जो डिसेबिलिटी का हो, उसके लिए उसकी नीड्स के मुताबिक उसका सेपरेट रिटर्न एजुकेशनल प्लान होना चाहिए। तो ये आइडिया के अंदर कॉन्सेप्ट आया IEP का। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज के हामिल होते हैं, यानी कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं, उनको बहुत ही अर्ली एज में सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो कोई भी सर्विस हो सकती है उनको हेल्प करने के अंदर। तो मिसाल के तौर पे अगर हम एक बच्चे को 2 साल की एज में, यानी कि पैदाइश के बाद 2 साल के, जब वो 2 साल का हो तो उसको स्पीच थेरापी की सर्विसेज देना ताकि वो बोल पाए। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 2 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते भी नहीं बोल पाते, तो उनको स्पीच थेरापी की सर्विसेज देना अर्ली इंटरवेंशन कहलाएगा। अमूमन अर्ली इंटरवेंशन जो है वो पैदाइश के 3 साल के अंदर अंदर जो सर्विसेज दी जाती हैं उनको हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि स्क्रीनिंग करते हुए डिसेबिलिटी को डिटेक्ट करना, कि ये चेक करना कि क्या इस बच्चे को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम से लेकर पहले जो 1 2 3 साल होते हैं उसके अंदर उसको स्क्रीनिंग करके आप डिसेबिलिटी को डिटेक्ट करना को हम कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीनिंग ये होती है कि इसको, स्क्रीनिंग बेसिकली यस और नो, ट्रू और फॉल्स किस्म का टेस्ट होता है कि ये सुनता है या नहीं सुनता, ये बच्चा देखता है या नहीं देखता, इसको हेपेटाइटिस A या B है या नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। तो बच्चे की स्क्रीनिंग जब की जाती है स्क्रीनिंग, उसमें हम उसकी डिसेबिलिटी को चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो नर्सेज जो होती हैं वो पहला यही काम करती हैं कि कोई उसको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। इसको हम कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट की ये धारा आएगा ये है असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कुछ टर्म्स हैं। और पहली टर्म है एजुकेशनल असेसमेंट। स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को एवेलुएट करने के लिए जो सिस्टमैटिक किस्म की एवेल्यूशन होती है उसको एजुकेशनल एवेल्यूशन के असेसमेंट कहते हैं। यानी वो बच्चे जो स्कूल में दाखिल हों या स्कूल की तरफ जा रहे हों, यानी कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, उनकी फैकल्टीज़ को, उनकी सलाहियतों को एवेलुएट करने के लिए जो सिस्टमैटिक एवेल्यूशन का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एजुकेशनल असेसमेंट। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बेसिकली एक ब्रीफ किस्म का टेस्ट होता है जिससे हम चेक करते हैं कि क्या बच्चे को डिसेबिलिटी तो नहीं है। जैसे मैंने कहा कि येस और नो, ट्रू और फॉल्स ये बताता है, तो ये बच्चे का टेस्ट करते हैं। ये बड़ा ब्रीफ किस्म का टेस्ट होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स, येस और नो। जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग बच्चे की होती है कि बच्चे को ब्लाइंडनेस है या नहीं है, बच्चे का कान का कोई मसला है या नहीं है, बच्चे का कोई नाक का मसला है या नहीं है, गले का मसला है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ये होती है, जैसे स्क्रीनिंग बड़ा ब्रीफ किस्म का टेस्ट होता है कि कोई चीज़ है या नहीं है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। जो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन होगी वो बड़ा डिटेल किस्म का एग्जामिनेशन होगा ये कंफर्म करने के लिए कि डिसेबिलिटी है कि नहीं। अगर हमने स्क्रीनिंग की और हमें शक हो गया कि डिसेबिलिटी है, तो उसके बाद हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन करेंगे जो बड़ी डिटेल किस्म का एग्जामिनेशन होगा कंफर्म करने के लिए कि स्क्रीनिंग में जो आया था कि डिसेबिलिटी है कि नहीं। तो ये डिटेल किस्म का एवेल्यूशन होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट है प्लेसमेंट। अप्रोप्रिएट एजुकेशनल सेटिंग को सेलेक्ट करना एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए मौजू मुनासिब तरीन अप्रोप्रिएट सुटेबल एजुकेशनल सेटिंग के इस बच्चे को कहाँ, किस कोर्स में, किस स्कूल में, किस जगह पे इसको प्लेस किया जाए उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेसमेंट जो है बेसिकली एजुकेशन के रिलेटेड टर्म है, तो इसको हम प्लेसमेंट ये भी हो सकती है कि उस बच्चे को अगर कोई स्किल सिखानी हो तो उसको कहाँ पे दाखिल किया जाए, कौन से टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन स्कूल के अंदर या सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो लर्नर्स होते हैं उनकी एबिलिटीज़ के अंदर डिफरेंट फर्क और डिफरेंस होता है। कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो बड़े एस्ट्यूट होते हैं, मेंटली शार्प होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। तो जो लर्नर्स होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जो पर्सन्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी एबिलिटीज़ में, फैकल्टीज़ में, कैपेबिलिटीज़ में, स्किल्स में फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि तमाम इंडिविजुअल आपस में डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, इस चीज़ को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका प्रोपोनेंट था फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन ने कहा था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके दरमियान में साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कॉग्निटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं, इमोशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये गैल्टन का कंसेप्ट है, फ्रांसिस गैल्टन का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का।
और उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर। एक बंदा बालों का अपने बिहेवियर को अडेप्ट नहीं कर पाता, माहौल के मुताबिक अपने बिहेवियर को एडजस्ट नहीं कर पाता, माहौल के मुताबिक रह नहीं पाता, यानी कि उसका बिहेवियर बाकी लोगों की तरह, सोसाइटी की तरह नहीं हो पाता। या उसका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, जो सोचने की सलाहियत है, इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेसिंग की सलाहियत है दिमागी तौर पे, उसके अंदर काफ़ी हद तक जो लिमिटेशन होती है, कमी होती है, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी ये होती है कि रीडिंग में या राइटिंग में या मैथ के अंदर कदरे डिफिकल्टी महसूस करना। अगरचे इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होती है, एक बंदा के पास इंटेलिजेंस है एक बच्चे के पास, लेकिन उसको रीडिंग में इशू आ रहा है, उसको राइटिंग में इशू आ रहा है, या उसको मैथ करने के अंदर कोई इशू आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी इंटेलिजेंस होने के बावजूद अगर इंसान को रीडिंग में या राइटिंग में या मैथ करने में कोई डिफिकल्टी आ रही हो, तो हम कहते हैं इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था सैम्यूल ए कर्क ने। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कंसेप्ट पेपर में आ सकता है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो सैम्यूल ए कर्क ने दिया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है, ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है बेसिकली। हमें रीडिंग के अंदर इशू आता है और इससे हमें वर्ड रिकग्नाइज नहीं कर पाते। जब रीडिंग के अंदर इशू आ रहा है हमें, तो डेफिनेटली रीडिंग का मतलब क्या होता है कि लफ्ज़ को हमने पढ़ना है, तो हम वर्ड को रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें रीडिंग में इशू है। तो रीडिंग का ये एक डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, जिसकी वजह से हमें वर्ड्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ये वर्ड क्या है एक्चुअली। उसके बाद है डिस्ग्राफिया। ये डिफिकल्टी होती है इंसान को लिखने में और स्पेल करने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। तो स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक होना या राइटिंग के अंदर आपको इशू जब आता है, डिफिकल्टी होती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। और एक और टर्म है डिसकैलकुलिया। और डिसकैलकुलिया का मतलब ये है कि जब आपको नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में, यानी मैथ्स के अंदर कोई अगर डिफिकल्टी हो, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन में, काउंटिंग में और इस तरीके से नंबर्स को, न्यूमेरिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में अगर कोई इशू हो, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के हवाले से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बेसिकली इंसान का पैदाइशी तौर पर, जैसे इंसान पैदा होता है, तो जैसे इंसान के डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, जैसे इंसान बढ़ता जाता है अपनी एज के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, सोशल रिकग्निशन के हवाले से, यानी जैसे जैसे इंसान डेवलप करता है, ग्रो करता है, अडल्ट होता जाता है चाइल्डहुड से, तो ये बेसिकली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिससे इंसान की कम्युनिकेशन भी इफेक्ट होती है और इंसान का जो सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, मेल जोल, वो भी इफेक्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कोई होता है? इसका कॉन्सेप्ट दिया था लियो कैनर ने। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चे जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं जो ADHD के साथ होते हैं, वो अटेंशन डेफिसिट उनके अंदर होता है कि वो एक जगह पे चीज़ को अटेंशन नहीं दे सकते। अटेंशन के अंदर डेफिसिट खसारा होता है। एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो बड़े गुस्सीले होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, हर वक्त मतलब एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते, हर हर वक्त कोई ना कोई जगह चेंज करते रहते हैं और अपना एक जगह टिक के नहीं बैठते। तो ये भी किस्म का डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट विद हाइपर एक्टिविटी। और ये बंदा जो होता है, ये बड़े इंपल्सिव किस्म के काम कर रहा होता है, मतलब है वो वेल थॉट काम नहीं करता, बल्कि कभी कुछ कभी कुछ। और 1 मिनट के मतलब एक 18वें हिस्से के अंदर वो उसकी सोच और वो जो उसकी मूवमेंट है वो चेंज हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। ये कौन से बिहेवियर होते हैं? परसिस्टेंट किस्म के बिहेवियरल प्रॉब्लम, जिससे आपकी लर्निंग मुतासर हो। यानी कि आप कुछ लोगों को जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं उनके, जो उनके उनके जज्बाती, जो उनकी सेहत होती है, जो उनकी जज्बाती बिहेवियर होते हैं, उसके अंदर मुसलसल मसाइल, जिस वजह से उनकी लर्निंग डिसरप्ट हो, लर्निंग मुतासर हो, उसको हम कहते हैं इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। नेक्स्ट कंसेप्ट है गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस का मतलब ये होता है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जब इंसान के अंदर बड़ी एक्सेप्शनली हाई हो, गिफ्टेडनेस उसको कहते हैं कि अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत गैर मामूली हद तक बहुत ज़्यादा हो एक इंसान के अंदर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसको हम कहते हैं गिफ्टेडनेस। इसका कॉन्सेप्ट दिया था गिफ्टेडनेस ने, या गिफ्टेड बच्चों का, लेविस टर्मन ने। लेविस टर्मन ने कहा था कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, और इसको हम उसने कहा था गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। जब दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटीज इकट्ठी एक बंदे के अंदर हो, तो हम कहते हैं ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं। यानी एक बच्चा ब्लाइंड भी हो सकता है, बजाक वक्त वो डेफ भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं ये बच्चा जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज का हामिल है। नेक्स्ट विजुअल इंपेयरमेंट के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। विजुअल इंपेयरमेंट होती क्या है कि जब आपका जो विजन है
वो रिड्यूस हो जाए, जो देखने की सलाहियत है वो अगर रिड्यूस हो जाए, जिससे आपकी लर्निंग भी मुतासर हो रही हो, तो हम कहते हैं इस बंदे को विजुअल इंपेयरमेंट है। ब्लाइंडनेस क्या होती है? जब आपका विजन मुकम्मल तौर पे लॉस हो जाए, आपको कुछ नज़र ना आए, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस। और अगर थोड़ी सी आपको नज़र, कुछ चीज़ें आए कुछ ना आए, तो उसको हम कहते हैं लो विजन। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम बेसिकली महसूस करने का एक निज़ाम है। और आप महसूस करके, टच करके जब आप रीडिंग करते हैं, ब्लाइंड लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, ब्लाइंड लोगों के लिए ये सिस्टम होता है कि जब वो पढ़ते हैं, रीडिंग जब वो करते हैं, तो वो बेसिकली अपनी उंगलियों की डेक्सटेरिटी, यानी कि उंगलियों के जो होती हैं, जो पोरें होती हैं, वो पेज के ऊपर टच करते हैं। वैसे तो वो ब्लाइंड होते हैं, तो वो महसूस करके टेक्टाइल लर्निंग होती है उनकी। इसको हम कहते हैं ब्रेल सिस्टम। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लोइस ब्रेल ने। ब्रोल ब्रेल जो है वो प्रिंटिंग प्रेस भी है, ब्रेल बुक्स भी हैं, ब्रेल टेक्नोलॉजी है। जो ब्लाइंड बच्चे हैं आजकल वो परकिन भी यूज़ करते हैं। तो लुइस ब्रेल ने ये कंसेप्ट दिया था कि जो ब्लाइंड लोग हैं, वो टच करके, टैक्टाइल लर्निंग से महसूस करके वो पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें बताया लो विजन है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपको जुजवी तौर पे विजन का लॉस हो, जिसको जिसको हम करेक्ट ना कर सकें मुकम्मल तौर पे। कुछ कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे, यानी कि पार्शियल विजन का ऐसा लॉस जिसको मुकम्मल तौर पे ठीक ना किया जा सकता हो, तो हम कहते हैं ये बंदा जो है लो विजन है। उसके बाद है विजुअल इंपेयरमेंट के हवाले से एक कॉन्सेप्ट है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। ये ब्लाइंड लोगों को ही करवाई जाती है। उनको सिखाया जाता है कि आपने अपने माहौल के अंदर सेफली कैसे ट्रैवल करना है, मूवमेंट कैसे करनी है। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हियरिंग इंपेयरमेंट के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट क्या होता है? बेसिकली हियरिंग इंपेयरमेंट होता है कि आपका जो हियरिंग है उसका पार्शियल लॉस, यानी कि आपकी जो सुनने की सलाहियत है उसके अंदर कुछ जुजवी तौर पर जो लॉस होता है, उसको हम कहते हैं हेयरिंग इंपेयरमेंट। और अगर ये सवियर किस्म का हो, या टोटल जो आपकी हियरिंग है उसका लॉस हो चुका हो, आप बिल्कुल ना सुन सकते हो, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी साफ ज़रा मुतासर होगी, लर्निंग भी मुतासर होगी, इसको हम कहते हैं डेफनेस। विजुअल इंपेयरमेंट भी विजन का थोड़ा पार्शियल लॉस होता है। और जब विजन का मुकम्मल लॉस हो जाए, परफाउंड लॉस हो जाए, सवियर लॉस हो जाए विजन का, तो हम कहते हैं ये बंदा क्या हो गया? ब्लाइंडनेस आ गई है। हियरिंग का अगर पार्शियल लॉस हो तो हम कहते हैं ये हियरिंग इंपेयरमेंट है। लेकिन अगर हियरिंग का टोटल लॉस हो जाए, परफाउंड लॉस हो जाए, तो हम कहते हैं ये क्या बंदा, ये बंदा अब ये इसके अंदर डेफनेस आ गई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइन लैंग्वेज। तो ये जो डेफ लोग होते हैं, डेफ पर्सन होते हैं, वो बड़ी अपने हाथों से एक लैंग्वेज करते हैं, हाथों की मदद से, तो उसको हम कहते हैं मैनुअल लैंग्वेज ऑफ डेफ पर्सन, उसको हम कहते हैं साइन लैंग्वेज। और लिप रीडिंग ये होता है कि किसी बंदे की स्पीच को जब वो गुफ्तगू कर रहा होता है, उसको अंडरस्टैंड करना बाय ऑब्जर्विंग लिप मूवमेंट। कि किसी बंदे के होंठों को देखते हुए जब आप अंडरस्टैंड करते हो कि इसने क्या कहा है, तो इसको हम कहते हैं लिप रीडिंग, कि आप उसके होंठों को पढ़ रहे होते हो। एक और कंसेप्ट होता है हियरिंग इंपेयरमेंट के मुतलका ऑडिटरी ट्रेनिंग। जब आप डेफ स्टूडेंट्स को, ऐसे डेफ स्टूडेंट जिनके अंदर थोड़ी बहुत रेजिडुअल हियरिंग हो, रेजिडुअल मतलब बच्ची खुची थोड़ी सी हियरिंग, यानी कि एक बच्चा जिसको जो थोड़ा बहुत सुन सकता हो, उसके कान का इतनी सलाहियत हो कि उस पर वर्क किया जा सके तो वो सुन सके। तो एक डेफ बच्चे को जो उसकी रेजिडुअल हियरिंग है, उसको इस्तेमाल कैसे करवाया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग देना, उसको समझाना। यानी एक डेफ बच्चे को ये समझाना कि आप अपनी जो बच्ची खुची जो हियरिंग की सलाहियत है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, उसको हम कहते हैं उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पीच एंड कम्युनिकेशन के डिसऑर्डर के हवाले से है। स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? जब आपको स्पीच की साउंड्स प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी हो, तो उसको स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें एक कंसेप्ट है लैंग्वेज डिसऑर्डर का। जब आप किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में या एक्सप्रेस करने में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, आ, उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी जुबान कलोकियल लैंग्वेज आपकी इलाकाई हो सकती है, आपको लैंग्वेज एक्सप्रेस करने में, यानी कि उसको बोलने में या लिखने में या उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में अगर आपको डिफिकल्टी हो, तो इसको हम कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पीच थेरापी। जब आप किसी बंदे को जो बोल ना सकता हो, जब आप उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पीच थेरापी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर ये होता है कि आप अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, यानी कि उनका जो तलफ़ुज़ है, वो आप इनकरेक्ट करते हो। तो जब आप अल्फाज को प्रॉपरली अटर नहीं करते, डिलीवर नहीं करते, उनको प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करते, उनको सही तरह उनको तलफ़ुज़ नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन या
आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, आर्टिकुलेट करना कहते हैं किसी चीज़ को डिलीवर करना, बोलना, अटर करना। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी डिसऑर्डर ये होता है कि जब आप गुफ्तगू करते हुए, स्पीच करते हुए, बोलते हुए आप डिसरप्शन का शिकार हो जाए और आपकी जो स्पीच है वो रेगुलर ना हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, स्टटरिंग हो रही हो, तो हम कहते हैं कि इसको, वो बंदा जो है वो प्रॉपरली, उसकी फ्लुएंसी नहीं होती, तो फ्लुएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट कंसेप्ट कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के हवाले से है। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने हियरिंग डिसेबिलिटी पढ़ी, विजुअल विजुअल डिसेबिलिटी पढ़ी है, विजुअल इंपेयरमेंट जो हमने कहा, हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, और अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। जब एक बंदे को मूवमेंट में जो जो उसकी मोटर एबिलिटीज़ हैं, मोटर एबिलिटीज़ होती हैं फाइन मोटर एबिलिटी, जो बहुत ही छोटे अज़ा को यूज़ करके, और ग्रास मोटर एबिलिटीज़ जिसमें आपके बॉडी के बड़े बड़े ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, हाथ, लिम्स, फीट यूज़ हो रहे होते हैं। तो जब इंसान की मोटर एबिलिटीज़ में और इंसान की मूवमेंट में, हरकत में लिमिटेशंस हो, इनके प्रॉपरली इंसान मूवमेंट ना कर पाए और इंसान प्रॉपरली ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज ना कर पाए, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को फिजिकल डिसेबिलिटी है। एक और कंसेप्ट है सेरिब्रल पाल्सी का, जिसको सीपी कहते हैं। तो ये बेसिकली मोटर डिसऑर्डर ही है, यानी मोशन का, मूवमेंट का डिसऑर्डर है। और इसकी रीज़न क्या होती है कि आपका ब्रेन बहुत डैमेज होता है। ब्रेन जब डैमेज होता है किसी बच्चे का एक्सीडेंट की वजह से, या कुछ कोई रीज़न भी हो सकती है, तो जब ब्रेन डिसऑर्डर होता है, सॉरी, ब्रेन जब डैमेज होता है, तो इंसान की मूवमेंट में, इंसान की मोशन के अंदर, इंसान की हरकत और सकनात के अंदर इश्यूज आते हैं। तो वो जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं ये सीपी बच्चा है, सेरिब्रल पाल्सी है। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम विलियम जॉन लिटल। विलियम जॉन लिटल जो है, उससे ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ सीपी का, सेरिब्रल पाल्सी का। नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हड्डी जोड़ डॉक्टर होते हैं, उसको हम आर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं। तो ऐसी डिसेबिलिटी जो आपकी हड्डियों को और आपके मसल को अफेक्ट करे, ऐसी डिसेबिलिटी जो आपकी बोन्स को, हड्डियों को और आपके मसल को मुतासर करे, इन्फ्लुएंस करे, इम्पैक्ट करे, उसको हम कहते हैं आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी ये होती है वो तमाम डिवाइसेस जो सपोर्ट करती हैं डिसेबल बच्चों को, डिसेबल लोगों को। हम कहते हैं ये तमाम क्या है, ये तमाम डिवाइसेस, ये तमाम अप्लायंसेस, ये तमाम गैजेट्स, ये तमाम इक्विपमेंट्स क्या है, बेसिकली असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, यानी एक बच्चा ब्लाइंड है, तो अगर वो स्क्रीन रीडिंग उसको सॉफ्टवेयर मिला हुआ है, या एक डेफ बच्चे को अगर आप हियरिंग एड मिला हुआ है, तो हम कहते हैं ये उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी मिली हुई है। कुछ होते हैं अडेप्टिव डिवाइसेस। अडेप्टिव डिवाइसेस वो होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे डिवाइसेस या अप्लाइंसेस होते हैं जो इंसान की इंडिपेंडेंस को, इंसान की जो खुद मुख्तारी होती है, ऑटोनॉमी जो होती है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। मिसाल के तौर पे व्हील चेयर, ये इंसान को माहौल के अंदर अपने आप को अडेप्ट करने, एडजस्ट करने, माहौल के अंदर अपने आप को ढालने में, माहौल के अंदर जो बाकी लोग जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करने में, हमें अपने आप को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं अडेप्टिव डिवाइसेस। और नेक्स्ट कंसेप्ट बिहेवियर मैनेजमेंट के हवाले से हैं कुछ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होती है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये होती है कि अपने बिहेवियर को चेंज करना थ्रू री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट वो होती है जिसमें इंसान को इंसेंटिव मिल रहा हो, रिवार्ड मिल रहा हो, इंसान खुश होकर अपने बिहेवियर को मजीद इंप्रूव करता है। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट ये होती है कि जब इंसान के किसी बिहेवियर को, किसी एक्ट को पिनलाइज किया जाए, पनिश किया जाए, तो फिर हम वो काम नहीं करते, उससे बचते हैं। तो इंसान के बिहेवियर के अंदर तब्दीली लेके आना थ्रू रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसको हम कहते हैं बिहेवियर को चेंजिंग करने को कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसका कंसेप्ट दिया था B.F. स्किनर ने, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। और नेक्स्ट कंसेप्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कोई डिजायर्ड बिहेवियर जो हम चाहते हैं कि एक बंदे के अंदर हो या स्टूडेंट के अंदर हो, वो उसको रिवार्ड करना। अगर एक बच्चे ने काम किया और हम चाहते हैं कि ये वाकई ऐसे ही काम करे या ऐसे ही यानी कि इन्हीं चीज़ों में मशगूल रहे, तो हम उस बच्चे को रिवार्ड देते हैं, इंसेंटिवाइज देते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इंकरेज किया हमने उसको। नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब आप अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर दें ताकि ख़ास किस्म का बिहेवियर उसको स्ट्रेंथन हो, यानी अनप्लेजेंट, नापसंदीदा जो स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो आ, इंसान को कुछ करने पे मजबूर करती है, कोई ऐसी चीज़। तो जब आप नेगेटिव या अनप्लेजेंट स्टिमुलस को हटा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी ये होता है कि जब आप रिवार्ड सिस्टम करते हैं यूजिंग टोकन्स फॉर गुड बिहेवियर, एक बंदा गुड बिहेवियर दिखाता है तो आप टोकन देते हुए उसे
रिवार्ड कर रहे होते हैं, तो इसको टोकन इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। तो एक बंदे के कोई खास जो बिहेवियर है, उसके अंदर उसके पीछे कॉजेज क्या है। एक बंदे का खास खास किस्म का बिहेवियर है, एडीएचडी आप कह लें, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर कह लें, कोई बिहेवियर उसका खास है या अग्रेसिव बिहेवियर है, तो हम कहते हैं कि उसके अग्रेसिव बिहेवियर के पीछे कॉजेज क्या है, उसको एनालाइज करने को हम कहते हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के हवाले से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये होता है कंसेप्ट कि अगर आप अपने टीचिंग मेथड्स को, जो टीचर्स होते हैं वो अडेप्ट करें, चेंज करें, एडजस्ट करें, ताकि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, जो डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे बैठे हुए हैं, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, कोई विजुअल इम्पेयर्ड है, कोई ऑटिस्टिक है, कोई इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर का शिकार है, तो कुछ सीपी बच्चे हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट डाइवर्स नीड्स वाले लर्नर्स हमारे सामने बैठे हैं और हम अपने टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का? कार्ल एंड टॉमिल्सन। टॉमिल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टी सेंसरी टीचिंग। सेंस मल्टी सेंसरी, एक होता है सेंसरी टीचिंग। सेंसरी होता है जिसमें आंखें और कान ये इन्वॉल्व होती हैं, ये स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो मल्टी सेंसरी या मल्टी सेंसरी का मतलब ये कि बहुत सारी जिसमें सेंसेस इन्वॉल्व हों, ऐसी टीचिंग जिसमें बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व हों। कौन सी सेंसेस होती हैं? साइट की सेंस है, साउंड की सेंस है, टच टेक्टाइल सेंस है। इन तमाम जो सेंसेस हैं इनको यूज़ करते हुए हम जब टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि लोग बच्चे उसको लर्न कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें उस कंसेप्ट को, इसको हम कहते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेमीडियल टीचिंग। अगर आप इंस्ट्रक्शन ऐसी करें, ऐसा आप पढ़ा रहे हो कि बच्चे के अंदर जो लर्निंग की वीकनेसेस हैं, कि जो वो लर्न नहीं कर पा रहा, उनको अगर आपने करेक्ट करना हो ताकि बच्चा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे, लर्न कर सके, उसकी लर्निंग की वीकनेसेस या डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग की जो कमियाँ कोताही हैं वो रिमूव हो सके, बेहतर हो सके, एड्रेस हो सके, तो इसको हम कहते हैं रेमीडियल टीचिंग। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। जब स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अंदर बैठ के लर्न कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं, आपस में कोऑपरेट करके लर्निंग कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, टीम वर्क के अंदर। तो इसको कंसेप्ट किसने दिया था कोऑपरेटिव लर्निंग का? डेविड जॉनसन ने लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टास्क एनालिसिस। जब आपके पास कोई मुश्किल काम हो, कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट टास्क हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना, ताकि उसके छोटे छोटे स्टेप्स बनाना, ताकि छोटे छोटे स्टेप्स को करते हुए हम पूरा काम कर लें, मुकम्मल काम, इसको हम कहते हैं टास्क एनालिसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ है इंक्लूजन एंड रिहेबिलिटेशन के हवाले से। एक कंसेप्ट है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होता है कि जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एजुकेट करना, उनके पीयर्स के साथ, उनके साथियों के साथ एज सच एज पॉसिबल, कि एक बच्चा लर्निंग विद डिसेबिलिटीज़ है, उसको नॉर्मल बच्चों के साथ जितना, जिस हद तक मुमकिन हो सके, उनके साथ उनको एजुकेट करने को हम कहते हैं कि ये लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम उनको। और एक और कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल। ये बेसिकली होता है कि जो डिसेबल पर्सन हमारे होते हैं, जो लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, या स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स होते हैं, उनको नॉर्मल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करने को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल। यानी कि उनके लिए नॉर्मल इन्वायरमेंट, नॉर्मल सोसाइटी प्रोड्यूस करना। और इसका कॉन्सेप्ट ये था बेजेंट निर्जी ने। उसके बाद कंसेप्ट है रिहेबिलिटेशन का। रिहेबिलिटेशन क्या होती है कि जो हमारे लॉस्ट फंक्शनल एबिलिटीज होती हैं, फंक्शनल एबिलिटीज क्या होती हैं? देखना, सुनना, चलना फिरना, खाना। जब इंसान की वो फंक्शनल जो एबिलिटीज हैं वो कम हो जाए, लॉस उनका हो जाए, तो उनको रीस्टोर करना, बहाल करना, इसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। कि बच्चा बंदा देख नहीं रहा, तो उसको ऐसी सर्विसेज देना ताकि वो देख पाए। बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसको ऐसी सर्विसेज देना ताकि वो बोल पाए। बच्चा सुन नहीं पा रहा, उसको ऐसी सलाहियतें सर्विसेज देना ताकि वो सुन पाए। बच्चा चल नहीं रहा, उसको ऐसी सर्विसेज देना ताकि बच्चा चल पाए। तो इसको हम कहते हैं कि हम उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। एक और कंसेप्ट है रिहेबिलिटेशन के साथ मिलता जुलता, हैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन ये होता है कि टीचिंग स्किल्स जो पहले कभी भी लर्न ना की गई हो, टीचिंग स्किल्स नेवर प्रीवियसली लर्न। यानी एक बंदा जो है वो ऐसी टीचिंग स्किल्स जो है वो यूज़ कर रहा है जो उसने पहले कभी लर्न नहीं की, तो हम कहते हैं ये बंदा हैबिलिटेट कर रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर। ये कौन सा टीचर होता है? ये ऐसा टीचर होता है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने डिसेबल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। वो विजुअल इम्पेयर बच्चे भी हो सकते हैं,
हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी हो सकते हैं, स्लो लर्नर भी हो सकते हैं, और इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को जो पढ़ाता है, डिसेबल बच्चों को, उसको हम कहते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल सर्विसेज मॉडल के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। रिसोर्स रूम क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन की सेटिंग के अंदर रिसोर्स रूम, ये एक स्पेशल रूम मुख्तस किया जाता है ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा एकेडमिक हेल्प मिल सके, उनको सीखने में, लर्निंग में। एक और एक कमरा होता है इट इन रेंट। जब कभी आप सफ़र पे जाते हैं, पिकनिक पे, तो एक पूरा प्लान होता है जिसको हम इटनरी प्लान कहते हैं। तो इटनरी टीचर कौन सा होता है? जो एक ऐसा टीचर जो ट्रैवल कर रहा हो बिटवीन स्कूल्स। एक टीचर है, वो एक स्कूल, सिटी स्कूल में पढ़ा रहा है, दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसको हम कहते हैं, वो टीचर जो है वो स्कूल के दरमियान में ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इट इन रेंट टीचर, जो डिफरेंट स्कूल के दरमियान में ट्रैवल कर रहा होता है। कहीं पे वो कुछ पढ़ा रहा होता है, कुछ पे कहीं भी कुछ पढ़ा रहा होता है। कहीं एक स्कूल में भी वो स्पीच थेरापी बनी बनी कर रही है, फिर 2 घंटे निकाल के वो किसी और स्कूल में भी स्पीच थेरापी की सर्विसेज देने जा रही है। तो ऐसे टीचर को हम कहते हैं एट एनरोल्ड टीचर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम। ये सेपरेट क्लासरूम्स होते हैं डिसेबल बच्चों के, यानी कि स्पेशल बच्चों को मखसूस कमरों के अंदर, मखसूस क्लासरूम के अंदर कंटेन कर देते हैं, उनको वहाँ बिठा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम। उसमें सिर्फ स्पेशल बच्चे ही होते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट है पुल आउट प्रोग्राम। जब स्टूडेंट्स को हम रेगुलर क्लासरूम से टेम्पररी, स्टूडेंट्स टेम्पररी लीव रेगुलर क्लासरूम, एक नॉर्मल क्लास चल रही है और स्टूडेंट उसमें से हम निकाल दिए हमने, यानी स्पेशल बच्चे हैं आप समझ लें। उसमें से एक बच्चा जो है, हमें लगता है कि वो काफ़ी, उसको हमने उस पर वर्क कर दिया है, अब इसको हमने स्पेशल एजुकेशन स्कूल से निकाल के जनरल स्कूल में लेके जा रहे हैं, तो हम उसको पुल आउट कर रहे हैं उस स्कूल से, तो इसको हम कहते हैं पुल आउट प्रोग्राम। एक होता है पुश इन सर्विसेज। जब स्पेशल टीचर असिस्ट करता है एक बच्चे को रेगुलर क्लास के अंदर, एक रेगुलर क्लास चल रही है जिसमें कोई डिसेबल बच्चे नहीं है, एक स्पेशल बच्चा आता है, उसको टीचर जो है, स्पेशल एजुकेशन टीचर, उस रेगुलर क्लास में अंदर पुश करता है, उसको वहाँ उठा के उनके साथ पढ़ाने की, जो नॉर्मल उसके पीयर्स होते हैं उनके साथ बिठाने की कोशिश करता है, उसको पुश करता है। नॉर्मल क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा है, और स्पेशल बच्चा आता है, उसको वहाँ बिठाने की कोशिश करता है ताकि वो भी एडजस्ट हो जाए और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सके। तो उस डेफ बच्चे को या उस स्पेशल बच्चे को हम बेसिकली पुश इन कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड पुश इन सर्विसेज। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वोकेशनल ट्रांजिशन सर्विसेज के हवाले से, कि ट्रांजिशनल प्लानिंग क्या होती है। जब स्टूडेंट्स को आप प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अपनी अडल्ट लाइफ के अंदर, जो जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है, मार्केट में, आप सोसाइटी में, तो उनको इतना प्रिपेयर करना ताकि वो अडल्ट लाइफ अच्छी तरह गुजार सकें, सोसाइटी का हिस्सा बन सकें, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल प्लानिंग। ट्रांजिशन होता है तब्दीली, स्कूल से अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा है सोसाइटी में। एक होता है वोकेशनल एजुकेशन, बच्चों को ऐसी कैशेबल स्किल्स देना ताकि उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इसको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। स्किल्स प्रोवाइड करना, कैशेबल स्किल्स, स्टिचिंग या कुछ भी, कोई आर्ट या कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना या कोई टेक्निकल डिप्लोमा की ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट कंसेप्ट है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। जब डिसेबल इंडिविजुअल को आप हेल्प करते हैं ताकि वो जॉब्स हासिल कर सकें, अब वो कैसे उनकी हेल्प करते हैं? उनको स्किल्स दे के, उनको कुछ ना कुछ हुनर सिखा के, तो इसको हम कहते हैं वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। कि डिसेबल बच्चों के ऊपर, डिसेबल पर्सन जो है उनके ऊपर, उनको हेल्प करना, उनको ट्रेन करना, उनको अप स्किल करना, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड उनको करना ताकि वो जॉब हासिल कर सकें। दिस इज कॉल्ड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सपोर्टेड इन्वायरमेंट, सॉरी सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट। डिसेबल पर्सन को जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने को हम कहते हैं सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट। और नेक्स्ट कंसेप्ट है शेल्टर्ड वर्कशॉप। ये एक ऐसी वर्कशॉप होती है जो डिसेबल जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन की जाती है। लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक खास किस्म की वर्क प्लेस को डिज़ाइन करने को हम कहते हैं कि ये उनकी शेल्टर्ड वर्क स्पेस या वर्कशॉप है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंटल एंड जेनेटिक कंडीशन के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अडेप्टिव बिहेवियर वो होता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स होती हैं उसको सीखने को हम कहते हैं कि ये अडेप्टिव बिहेवियर है। और डेवलपमेंटल डिले क्या होता है? कि जब आपका डेवलपमेंट एक बच्चे की, जो उसके अंदर माइलस्टोन्स हैं ग्रो करने के, बच्चे के बड़े होने में, जब वो स्लो हों, उसके नॉर्मल बाकी जो उसके फेलोज हैं, नॉर्मल उस क्लास में जो बाकी बच्चे हैं, उनकी निस्बत एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं वो अगर काफ़ी डिलेड हों, यानी कि बाकी बच्चे बोल रहे हैं और एक बच्चा जो है वो अभी तो बोला नहीं है, 2 साल हो गए, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर डेवलपमेंटल डिलेज हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट है डाउन सिंड्रोम।
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि विरासत में आता है, इनहेरिटेंस होता है। और बेसिकली इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है एक बच्चे में। जब एक बच्चे में एक क्रोमोसोम 21 एक्स्ट्रा हो, तो हम कहते हैं, एक एक्स्ट्रा पेयर होता है उसमें, तो उसको हम कहते हैं ये डाउन सिंड्रोम हो गया ये बच्चा। और उसको कहते हैं क्रोमोसोम 21। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली जब एक बच्चे को पैदाइशी तौर पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, कि वो अपने दिमाग को प्रॉपरली प्रोसेस ना कर पाता हो, तो हम कहते हैं कि ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है? कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाए और इंसान के दिमाग पे, ब्रेन पे कुछ चोट लगे, डैमेज हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है। और नेक्स्ट कुछ थेराप्यूटिक सर्विसेज के हवाले से कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी। जब आप ब्रेन को हेल्प करते हैं कि वो प्रोसेस कर पाए सेंसरी इंफॉर्मेशन को। सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? जिसको हम या तो देखेंगे या हम सुनेंगे। तो जब आप एक बंदे के दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करते हो, हेल्प करते हो, टीच करते हो, सपोर्ट करते हो, ताकि वो चीज़ों को देख भी सके, वो दिमाग, और वो सुन भी सके, यानी कि प्रोसेस कर सके, तो इसको हम कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ए जीन आयर्स ने, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी का। नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑक्यूपेशनल थेरापी। जब एक बंदे की फाइन मोटर स्किल जो होती हैं, जो एक बच्चा जो है वो फुटबॉल बुनता है, तो उसकी वो फाइन स्किल्स काम कर रही होती हैं। जब छोटे छोटे ऑर्गन बंदे की, जैसे फिंगर की डिक्सटेरिटी काम कर रही होती है, तो जब जिस्म के बड़े बड़े अज़ा काम करते हैं तो ये ग्रॉस मोटर्स होती हैं। और जब छोटे अज़ा, डेलिकेट अज़ा काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। तो एक बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना और डेली जो स्किल्स होती हैं उसको इम्प्रूव करने को हम कहते हैं कि वो जो माशरे में जो इंसान ने काम करने होते हैं, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन या कोई भी टास्क करना होता है, डेली लाइफ स्किल्स जो होती हैं वो सिखाना, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरापी। नेक्स्ट कंसेप्ट है फिजियोथेरापी। जब इंसान के अंदर, इंसान को ऐसी थेरापी प्रोवाइड करना कि वो, उसकी मूवमेंट में कोई मसला है तो वो ख़त्म हो जाए, और उसकी मसल की स्ट्रेंथ में कोई कमी है तो मसल उसका स्ट्रांग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फिजियोथेरापी। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पीच लैंग्वेज थेरापी। एक बच्चे के अंदर जो स्पीच का इशू है कि वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता, स्टटरिंग करता है, क्लटरिंग करता है, या फ्लुएंसी का इशू है, वो कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाता, तो उसको स्पीच के अंदर और लैंग्वेज के अंदर कुछ असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने को हम कहते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरापी। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग होता है किसी बंदे को इमोशनली सपोर्ट करना, ताकि वो इमोशनली तौर पे उसकी इमोशनल वेलफेयर हो सके, इसको हम कहते हैं काउंसलिंग। ये बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। एक काउंसलर होता है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, और जो जिस बंदे को सर्विसेज दी जा रही होती हैं उसको हम काउंसली कहते हैं, या क्लाइंट भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट है बिहेवियर टीचिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से। पहला कॉन्सेप्ट है बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान वो होता है, ये एक ऐसा खास किस्म का प्लान होता है जिसमें हम एक बंदे का जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एक बंदे के अंदर जो बिहेवियर है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा प्लान उसको दें ताकि उसका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो रिड्यूस हो जाए। इसको हम कहते हैं बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। और नेक्स्ट कंसेप्ट है री स्केड्यूल या री शेड्यूल। बेसिकली हमने कब कब एक बंदे को रिवार्ड देना है या री देनी है, उसकी जो टाइमिंग है, उसका पूरा जो स्केड्यूल है, उसको हम कहते हैं टाइमिंग ऑफ रिवार्ड्स या री स्केड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग होता है कि किसी बंदे को, किसी बाकी लोगों को ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, मुशाहिदा करके, उनको देख के, बिहोल्डिंग करके, वॉचिंग करके, सीइंग करके हम अपने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। तो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉडलिंग एक्चुअली। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था मॉडलिंग का? अल्बर्ट बंदूरा ने। इसकी थ्योरी है अल्बर्ट बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, कि इंसान जो है सोशल एनिमल है, और इंसान बाकी लोगों को देख के, ऑब्जर्व करके सीखता है चीज़ें। जैसे बच्चा माँ बाप को देख के, बड़ों को देख के सीखता है। और प्रॉम्प्टिंग, इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। और मॉडलिंग की थ्योरी दी थी अल्बर्ट बंदूरा ने, जिसको अल्बर्ट अल्बर्ट बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? कि जब बच्चा लर्न कर रहा होता है तो उसको हिंट्स प्रोवाइड करना, जो टीचर, जब माँ बाप हिंट्स देते हैं ताकि वो, हाँ, उसको कोई हिंट देते हैं, एक ऐसी चीज़ है जिसकी दो आंखें हैं, चार टांगे हैं, उसका, उसकी दुम भी है, में आती है, तो क्या है? बच्चा कहता है कि वो क्या है? बकरी है। तो ये बच्चा जब लर्न कर रहा होता है तो उसको कुछ हिंट्स, क्लूज देने को हम कहते हैं, बच्चे को हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं बेसिकली, जैसे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दी जाती है। फीडिंग क्या होती है? कि जो हम बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं, कि एक जानवर है जिसके दो कान हैं, दो आंखें हैं, और उसकी चार टांगे हैं, ये उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसको हिंट्स दे रहे हैं, क्लूज दे रहे हैं। अब एक वक्त आता है कि बच्चे को हम वो हिंट्स नहीं देते, वो हिंट्स हटा देते हैं, क्लूज हटा देते हैं, वो सपोर्ट हटा देते हैं, उसको हम कहते हैं फेडिंग। फेड होता है किसी, जैसे कलर फेड हो जाता है, वो चीज़ गायब हो जाती है, तो वो जो सपोर्ट या क्लूज या हिंट्स पहले दे रहे थे वो हमने हटा दिए, डिसअपियर कर दिए, तो उसको हम कहते हैं फेडिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
करिकुलम और कम्युनिकेशन के हवाले से यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये बेसिकली एक ऐसा करिकुलम होता है जो तमाम लर्नर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। चाहे एचआई का बच्चा हो, वीआई का हो, एमसी का हो, आईडी का हो, आर्टिस्टिक बच्चा हो, किसी किस्म का बच्चा हो, तमाम लर्नर्स के लिए एक यूनिवर्सल एक करिकुलम जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। और नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। एक आईईपी मैंने पहले बताया है कि एक हर बच्चे का एक आइडिया जो है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट है, वो कहता है कि हर बच्चे का जो डिसेबल बच्चा है उसके लिए उसकी नीड्स के मुताबिक आईईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम होना चाहिए। अब वो क्या कौन बनाती है, उसमें डिफरेंट लोग होते हैं। उसमें जनरल एजुकेशन टीचर भी होता है, स्पेशल एजुकेशन टीचर भी होता है, डॉक्टर भी होता है, म्यूजिक टीचर भी होता है, आर्डियोलॉजिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, स्पीच थेरेपी भी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चा खुद भी होता है, साफ ज़ाहिर है उसका कोई सोशल केस वर्कर भी होता है। तो ये बहुत से लोग मिलकर जब आईईपी बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये कौन सी टीम है जो बच्चे की स्पेशल नीड्स पे काम कर रही है, उसका आईईपी बना रही है, उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। और नेक्स्ट कंसेप्ट है कोलैबोरेटिव टीचिंग। जब एक जनरल टीचर और एक स्पेशल एजुकेशन टीचर आपस में कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके पढ़ा रहे होते हैं एक बच्चे को, ताकि बच्चे को हर किस्म की उसकी नीड्स पूरी हो सकें, तो कोलैबोरेटिव टीचिंग कहते हैं इसको। और एक होती है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग ये होता है कि स्टूडेंट हेल्प कर रहा होता है अपने पीयर्स को। आपने देखा होगा क्लास में बहुत हम अपने अच्छे शाइनिंग टीचर को, स्टूडेंट को कहते हैं कि आप साथ वाले बच्चे को हेल्प करें, तो वो अपने वो एक बच्चे के लिए दूसरा बच्चा उसका पीयर है, उसका साथ वाला साथी है। पीयर साथ वाले साथी को कहते हैं। तो जब एक बच्चा साथ वाले बच्चे को सिखा रहा होता है, समझा रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग। और नेक्स्ट कंसेप्ट है असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये वो तमाम डिवाइसेस, अप्लायंसेज या टूल्स या गैजेट्स हैं जो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं स्पीच आउटपुट। यानी कि स्पीच आउटपुट का मतलब ये है कि जब बंदा बोलता है तो उसकी जो आवाज़ आ रही होती है, और चाहे वो लाउड स्पीकर की शक्ल में है या जिस चीज़ से भी है, तो ऐसे डिवाइसेस जो स्पीच आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं असिस्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करिकुलम अडेप्टेशन के हवाले से कुछ हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है AAC, आगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये बेसिकली कम्युनिकेशन का एक मेथड है जिसमें नॉन वर्बल इंडिविजुअल्स, जो नॉन वर्बल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए होता है। नॉन वर्बल का मतलब है जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको हम कोई फ्लैश कार्ड या कोई चार्ट्स या कोई मतलब है कि हम उनको डिफरेंट साइन लैंग्वेज करके, तो एक ऐसे बच्चे जो कि नॉन वर्बल इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको हम कम्युनिकेशन के अदर मेथड्स जब सिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं आगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट कंसेप्ट है करिकुलम अडेप्टेशन। जब आप टीचिंग मटेरियल को, टीचिंग रिसोर्सेज को अडेप्ट करते हो, मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, एडजस्ट करते हो, किन लोगों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, तो हम कहते हैं कि हमने करिकुलम को अडेप्ट किया, करिकुलम को चेंज किया, एडजस्ट किया, मॉडिफाई किया। दिस इज कॉल्ड करिकुलम अडेप्टेशन। मेन करिकुलम था, हमने देखा कि बच्चा स्पेशल है तो करिकुलम को हमने एडजस्ट किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, तो इसको दिस इज कॉल्ड करिकुलम अडेप्टेशन। और अडेप्ट करना होता है चेंज करना, एडजस्ट करना। नेक्स्ट कंसेप्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक एग्जाम इन्वायरमेंट है, हमने उसमें जनरल बच्चा भी बैठा है और स्पेशल बच्चा भी बैठा है। अब हमने कंटेंट चेंज नहीं किया, लेकिन हमने उस एग्जाम का इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मिसाल के तौर पे एक स्पेशल बच्चा है, वो आराम आराम से लिख रहा है, तो उसको हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। अब कंटेंट वही है, बच्चे ने उसने वही लिखना है जो जनरल बच्चे ने लिखना है, तो स्पेशल बच्चे को का कंटेंट और जनरल बच्चे का कंटेंट एग्जाम के अंदर सेम होगा, लेकिन स्पेशल बच्चा चूंकि स्पेशल है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। एक बच्चा जो है वो जनरल बच्चा है वो ठीक है, दूसरा बच्चा जो है वो व्हील चेयर बाउंड है, तो उसको व्हील चेयर दे देना ताकि वो एग्जाम रूम तक आ सके, एग्जामिनेशन हॉल तक। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। यानी कि एक बिल्डिंग है, उसमें जनरल बच्चे भी आ रहे हैं लेकिन स्पेशल बच्चे भी आ रहे हैं जो व्हील बाउंड है, तो उनके लिए रैंप बनाना, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ये होता है कि करिकुलम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको चेंज कर देना। डिफिकल्टी लेवल ये होता है कि करिकुलम के अंदर जो चीज़ें हैं वो कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करने में, तो उसके डिफिकल्टी लेवल को चेंज कर देना, कम कर देना, उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, उसको हम एडजस्ट करता चेंज करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट वो होती है कि जिसमें लर्निंग का प्रोसेस, आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ आप उसको एवेल्युएट या असेस भी कर रहे हैं ऑन गोइंग। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पेशल एजुकेशनल पार्टिसिपेशन के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दो चार। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? पेरेंट इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि आप पेरेंट्स को एक्टिवली इंगेज करते हो लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि बच्चा स्कूल में 5 घंटे के लिए आता है, बाकी 19 घंटे बच्चा घर में होता है पेरेंट्स के पास, तो मेन स्टेक होल्डर पेरेंट्स हुए, उनको इन्वॉल्व करना
लर्निंग के प्रोसेस में इसको पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट है कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। जब आप एक बच्चे को रियल इन्वायरमेंट में सिखा रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं ऐसी स्किल्स बच्चे को देना कि वो रियल इन्वायरमेंट के अंदर सीख सके। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को बाजार में लेके जाना, उसको सिखाना कि जी हमने ऐसे चीज़ें परचेज करनी होती हैं, ऐसी चीज़ें बेचनी होती हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। यानी कि माशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर उसको इंस्ट्रक्शन देना या सिखाना। और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, कि डेली जो लाइफ स्किल्स होती हैं, मिसाल के तौर पे कुकिंग सिखाना या हाइजीन सिखाना कि आपने हाथ पाँव कैसे धोने हैं, ब्रश कैसे करना है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। और नेक्स्ट कंसेप्ट है सेल्फ एडवोकेसी, कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो अपने हक हक के लिए बोलते हैं, आवाज़ खड़ी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एडवोकेसी। कि अगर एक ब्लाइंड बच्चा है, एचआई बच्चा है या कोई पीडी बच्चा है, जब वो अपने हक के लिए बोलने की अहलियत रखता हो, एबिलिटी रखता हो, अपने लिए आवाज़ उठा सकता हो, तो हम कहते हैं कि इस ये सेल्फ एडवोकेसी उसके अंदर है। और आखिरी कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव स्कूल कल्चर। स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा जिससे इक्वालिटी प्रमोट हो और डाइवर्सिटी प्रमोट हो। डाइवर्सिटी ये होता है कि डिफरेंट नीड्स के बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ सकें, और इक्वालिटी ये होता है कि तमाम के लिए एक जैसी चीज़ें हों। तो अगर स्कूल का इन्वायरमेंट इस किस्म का हो कि वो इक्वालिटी को और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहा हो और प्रमोट कर रहा हो, तो हम कहते हैं ये इंक्लूसिव स्कूल कल्चर है। ये आज के हमारे स्पेशल एजुकेशन के 100 बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विद अजमल खान के ऊपर अपनी आने वाली वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा, जो कि फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, फेडरल स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर टीचर, लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी के लिए आपके लिए यूज़फुल, मुफीद और मोमेंट साबित होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड के अंदर जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और एक आखिरी बात कि स्पेशल एजुकेशन जो टीचर्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए, सीनियर टीचर की तैयारी के लिए मैं इनमें एक बैच स्टार्ट किया है, जिसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो उस ग्रुप के अंदर एनरोल होने के साथ साथ, उस ग्रुप में एनरोल होने के बाद आपको कोचिंग का प्रोसेस भी आपका चलता रहेगा साथ साथ, और आपको एवोल्यूशन के लिए मैं टेस्ट भी देता रहता हूँ डेली बेसिस पे। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखें इंटरेस्टेड, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।